हेलो दोस्तों, TET मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर हमने फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे। सेट जो है समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमें रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसके हम पहले आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुके हैं और ये 5वां वीडियो है, जिसके अंदर आज हम क्या है महत्वपूर्णांक फलन देखेंगे, यानी GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है और इसका ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियोस में देखेंगे। तो आपको बता दें कि सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का कोर्स जो है हम इस यूट्यूब चैनल पे पूरा निःशुल्क अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ क्या है जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको क्या है लगातार ये वीडियोस मिलती रहेंगी। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो पहले आपको वो वीडियोस देखने चाहिए, फंक्शन क्या होता है वो आपको समझ होनी चाहिए, उसके बाद इस फंक्शन पे हम आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि महत्वपूर्णांक फलन, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंग्लिश के अंदर। ये क्या होता है, इसकी नोटेशन क्या होती है। सबसे पहले हम नोटेशन की बात करेंगे तो एफ एक्स बराबर, इसको लिखने का तरीका है, ये बड़ा ब्रैकेट बनाओगे और इसके अंदर x लिख दोगे, ठीक है भाई। ये बड़ा ब्रैकेट बनाओगे और इसके अंदर क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। तो इस x को, ये जो ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी महत्वपूर्णांक x, या फिर आप इसको ब्रैकेटेड x भी कह सकते हो। ब्रैकेट के अंदर x है तो इसे ब्रैकेटेड x भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए दो बातें, कि इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो इसे मैंने क्या बताया, महत्वपूर्णांक x कह सकते हो, या फिर इस x को क्या कहोगे आप, ब्रैकेटेड x भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं महत्वपूर्णांक फलन। अच्छा, ये जो x है इसके ऊपर ब्रैकेट जो है, यानी महत्वपूर्णांक फलन, ये कैसे अप्लाई होता है, इसका क्या वर्क होता है। तो देखिए आप, यदि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर इस फंक्शन की ये खासियत है कि जैसे ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, एक मैंने ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिख दी, माइनस का 2 लिख दिया, ठीक है। तो एक और हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे लिख दिया 2.4 लिख दिया, 2 आप ले सकते हो, कुछ और भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 3.1 लिख दिया, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो कुछ वैल्यू, ठीक है, बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। तो हम इतने एग्जांपल लेकर के चलते हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये हमारे पास फंक्शन जो है वो महत्वपूर्णांक फलन है। यहाँ पे हमारे पास यदि इस ब्रैकेट के अंदर 2 यानी कोई इंटीजर आता है, आपको ध्यान रखना है कि यदि इस ब्रैकेट के अंदर कोई पूर्णांक आता है, कोई इंटीजर आता है, तो ये उसको क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं करता, ये उस इंटीजर को क्या करता है, वैसे का वैसा ही वापस बाहर भेज देता है। तो जैसे इस ब्रैकेट के अंदर 2 आ रहा था, तो जब ये फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर -2 आ रहा था तो इसका रिजल्ट भी क्या रहेगा, -2 रहेगा। यानी जब तक इसके बीच में कोई इंटीजर लिखा हुआ है, जब तक इसके बीच में कोई इंटीजर लिखा हुआ है, पूर्णांक लिखा हुआ है, तो ये उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता, हमें आउटपुट में वो ही पूर्णांक मिल जाता है। अगर उसके साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि हमारे पास ये जो है वो क्या है, एक इंटीजर नहीं है, पूर्णांक ना हो, यानी ये पॉइंटों में दे रखा है, 2.4 दे रखा है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास ये जो पूर्णांक लिखा, पूर्णांक, इसका हमें पूर्णांक बनाना है। 2.4 वैल्यू लिखी है, इससे हमें पूर्णांक बनाना है, और वो पूर्णांक क्या होना चाहिए, इससे जस्ट छोटा होना चाहिए। 2.4 से जस्ट छोटा पूर्णांक हमें देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन है, ये 0 है हमारे पास, और ये क्या है -1, और इधर क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है, और इधर ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। इधर क्या है, 1 है, इधर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है। अब 2.4 मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें छोटा पूर्णांक, जस्ट छोटा पूर्णांक, ठीक है। तो जस्ट छोटा क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये 2.4 आ रहा है, तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है, ये 2 है, 2 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दोबारा से फिर आप देखिए कि यदि इसमें कोई पूर्णांक लिखा है तो वैल्यू उसी के बराबर आ जाती है, वही पूर्णांक आता है विद साइन, जो उसके साइन साथ हमने क्या है, साइन या निशान माइनस का है तो माइनस आएगा, प्लस का है तो प्लस आएगा। लेकिन
यदि हमारे पास ये पॉइंटों में कोई राशि आ जाती है, यहाँ पे कोई भी पॉइंटों में मान आ जाता है, तो उससे हमें देखना है कि इससे छोटा पूर्णांक, जस्ट छोटा पूर्णांक 2.4 से जस्ट छोटा पूर्णांक 2 होता है, तो 2 आ गया। ठीक है। अब -3.1 लिखा हुआ है, तो -3.1 से छोटा पूर्णांक, जैसे मान लीजिए इस नंबर लाइन को थोड़ा और आगे लेके आए, तो ये हमारे पास कितना है -3, और यहाँ पे क्या आएगा -4। तो -3, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे माइनस का 3.1, तो ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3.1 यहाँ पे आएगा। समझ पा रहे हो? माइनस का 3.1 यहाँ पे आ गया इस डॉट वाली जगह पे। इससे क्या हमें देखना होगा, इससे हमें क्या देखना होगा, इससे बिल्कुल इसके जस्ट छोटा पूर्णांक, जस्ट छोटा, तो आप देखिएगा जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, तो इसके जस्ट बाद आने वाला पूर्णांक, इससे छोटा पूर्णांक कौन सा है, माइनस का 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा फिर आप ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, यदि पॉइंट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक इंटीजर है तो इंटीजर ही आउटपुट हमें मिल जाएगी। यदि यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं है, पॉइंटों में आ रही है कोई राशि, तो उससे हमें क्या है, जस्ट छोटा पूर्णांक देखना होता है। जैसे 2.4 से छोटा पूर्णांक 2 आ रहा है, -3.1 से छोटा पूर्णांक 4 है माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखिए, अब यदि मैं इसके 0 पे अप्लाई करना चाहूँ, कि यदि मेरे पास यहाँ पे 0 है, तो 0 पे अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 में हमें आउटपुट क्या मिलती है, 0 मिलती है, और नेगेटिव नंबर में आउटपुट नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जल्दी से आप अब ये वैल्यू बता दीजिएगा कितनी आएगी। माइनस का रूट, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव √2 है, और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं माइनस का √2। ठीक है, ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं √2 - 1। ठीक है, और एक वैल्यू हम लिख लेते हैं √2 + 1। ठीक है, इन चारों वैल्यू को आप बता दो। ठीक है, क्या आएगी, तो √2 में आपको पहले वैल्यू उसकी देखनी पड़ती है कि वैल्यू इसकी क्या है। तो √2 की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 1.414 ऐसे कुछ वैल्यू आती है, 1.41 आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.41 से जस्ट क्या है, से जस्ट छोटा पूर्णांक देखना है, से जस्ट छोटा पूर्णांक। तो छोटा पूर्णांक आप देखोगे, जैसे यहाँ पे 2.4 से छोटा पूर्णांक हमारे पास 2 आया, तो यहाँ पे √2 से छोटा पूर्णांक देखोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 1.4 इसकी वैल्यू आएगी, और 1.4 से छोटा पूर्णांक जस्ट कौन सा होने वाला है, 1 होने वाला है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके आगे माइनस लगा दिया, तो ये -1.41 बन गया। अब इससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, -2। ठीक है, अभी उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, √2 में से -1 करना है, तो ये आप देखोगे तो इसमें से घटाओगे 1.4, इसको 1.4 मान लो, और ये कितना है, 1 है। ठीक है, ये √2 की वैल्यू 1.4, इसमें से हम क्या 1 माइनस करेंगे तो 0.4 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 0.4। तो 0.4 से हमें जस्ट छोटा पूर्णांक देखना है, तो क्या आता है अभी, 0। ठीक है, अभी 0.4 से जस्ट छोटा पूर्णांक 0। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। इसमें आप देखिए, इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये +1 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। 2.4 से जस्ट छोटा पूर्णांक कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब ऐसे क्या है, आपको ये वैल्यू नहीं देखनी कि ये 5 से छोटी आ रही है तो ही 2 आया, नहीं, आप इसमें देखोगे तो ये 2.99, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 2 ही होगी, क्योंकि हमें देखना है कि ये 2.99 से जस्ट छोटा पूर्णांक 2 ही होता है। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कैसे अप्लाई होता है, किस तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं, वो आप इस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब इसका प्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे हम दिखाएंगे, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये 2.4 है, ये 2.4 यहाँ पे है, तो ये हमारे पास क्या है, x है, और यदि x की वैल्यू 2.4 है और इसका मैं क्या है, ग्रेटेस्ट GIF लिखना चाहता हूँ, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना चाहता हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आएगी, ये जो 2 है, तो ये हमारा क्या है, ये जो 2 वैल्यू है, ये हमारा क्या है, GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई इसको साफ करते हैं, उसके बाद हम इसकी डोमेन और मतलब इसकी रेंज वगैरह देखते हैं कैसे आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ही देख लीजिए
कि इसके अंदर डोमेन के अंदर क्या आती हैं वो वैल्यू जिसको हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, यानी इनपुट आती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इनपुट के अंदर हमने क्या पॉजिटिव नंबर रख के देखा, नेगेटिव नंबर भी रख के देखा, आप और भी नंबर रख के देख सकते हो। ठीक है, और पॉइंटों वाले नंबर भी हमने रख के देखे, दिख रहे हैं आपको। पॉजिटिव आपने 0 भी रख के देखा, यहाँ पे आप देखिए। तो यानी इसकी डोमेन के अंदर, यानी इस फंक्शन की जो डोमेन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी डोमेन जो है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन इसकी हो जाएगी -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और या फिर आप इसे क्या कह सकते हो कि ऑल रियल नंबर, आर से लिखते हैं, तो सारे रियल नंबर के सेट को हम आर से लिख सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी भी दिखा सकते हो आप। उसके बाद आर एफ, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन, तो ये कितनी होने वाली है, तो आपको पता है कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में आप देखोगे 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, -4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, लेकिन वो हमेशा क्या होंगी, वो हमेशा एक पूर्णांक बनेंगी, पूर्णांक आएंगी वैल्यू, तो हमेशा क्या है, एक इंटीजर आएगा हमारे पास। तो इसलिए आर एफ को हम आई से लिख सकते हैं या जेड से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जेड से शो कर दिया, जेड जो है हमारे पास क्या है, ऑल इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, कोई ना कोई हमें आउटपुट में क्या है, कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा, इसलिए इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, ऑल इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है, पूर्णांक नंबर क्या है, इसकी रेंज के अंदर शामिल किए जाएंगे। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस बना लिया, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस फंक्शन को हमने इस तरीके से शो किया है। और ये डी एफ जो है, यानी इसका डोमेन यानी प्रांत क्या है, ऑल रियल नंबर आएंगे, और इसकी रेंज में क्या आएंगे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर आएंगे। वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर 0 भी हो सकता है। तो सारे के सारे क्या है, इंटीजर नंबर उसके रेंज के अंदर शामिल किए जाएंगे। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते वक्त यदि आप देखोगे 0, यदि हमने 0 रखा तो 0 पे क्या वैल्यू मिलती है, 0 ही मिलती है। तो यदि इनपुट हमारे पास 0 है तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। उसके बाद क्या है, आउटपुट आप 0 से बढ़ाते जाओगे, 0 से बढ़ाते जाओगे तो भी हमारे पास वैल्यू क्या रहनी है, 0 ही रहनी है। ठीक है, जब तक कि वो 1 तक नहीं पहुंच जाती। तो 1 आते ही इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होगे। उसके बाद क्या है, आप जब 1 पुट करोगे, x का मान 1 पुट करोगे, तो 1 पे आपको वैल्यू 1 ही मिलेगी। 1 पे वैल्यू जो आपको 1 मिलेगी, यानी ये पॉइंट 1,1 होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये आप देखिए, ये लाइन इस तरीके से आएगी इसके ऊपर, और यहाँ पे हमें 1 पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 पे 1 मिलेगा। अब 1 से आप क्या वैल्यू बढ़ाते जाओ, 1 से आपने वैल्यू ऐसे बढ़ाना स्टार्ट की, तो ऐसे बढ़ाते गए आप। ठीक है, जब तक आप 2 तक नहीं पहुंच जाते, 2 तक आप नहीं पहुंच जाते, तो ये 2 से नीचे सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है, सारे जो भी नंबर आएंगे, यानी 2.1, 2.2 ऐसे जो भी कुछ आएगा, 1.2 सॉरी भाई 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 तक क्या उनका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही हमने क्या है, इस फंक्शन के अंदर 2 पुट करेंगे तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी। और 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक। ठीक है, 2.999 तक। ठीक है, तो वहां पे हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2 ही मिलने वाली है। वैल्यू 3 नहीं आएगी, वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके का, यानी जब तक हम ये 3 पुट नहीं कर देते, तब तक उससे छोटी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 ही हमें मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम 3 पुट करेंगे तो 3 पे हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। और उसके बाद 3.999 तक हम पुट करते जाएं कुछ भी नंबर। ठीक है, तो हमें क्या मिलता रहेगा, रिजल्ट हमें 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे फंक्शन जो है बढ़ता जाएगा जब हम 4 पुट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से चलता जाएगा आगे। अच्छा, हम माइनस वाले नंबर पुट करके देखें, तो जैसे ही हम -1 पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो कितना मिलेगा, जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 0 पुट करा तो इसका रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा, 0 पे तो 0 ही मिलना है। ठीक है, उसके बाद आप इसका ग्राफ बनाओगे, जैसे ये स्टेप की तरह आपको बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ नजर आएगा, वैसे ही कि आप नीचे वैल्यू रख के देखोगे तो ये वैल्यू जो है वो आपको क्या है, इस तरीके से प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, आप इससे बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे, छोटी वैल्यू, यहाँ पे आप देखोगे 0 से जैसे जैसे आप छोटी वैल्यू रखोगे तो आपको क्या है,
जीरो से जैसे जैसे आप छोटी वैल्यू रखोगे तो आपको क्या है, पूर्णांक प्राप्त होगा -1। इसका रिजल्ट कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, आगे यहाँ पे वैल्यू रख के देखोगे। ठीक है भाई, हाँ यहाँ पे वैल्यू आप रखोगे और ये आपको ग्राफ कुछ इस शेप में आता जाएगा नज़र। ऐसे ही आपको क्या है, ये वाला ग्राफ ऐसे स्टेप, ऐसे जैसे हमने ऊपर स्टेप बनाए वैसे ही आपको क्या है नीचे स्टेप ग्राफ के अंदर मिलते जाएंगे। ठीक है, आप वैल्यूज विभिन्न तरह की वैल्यूज आप रख के देख सकते हो ये पॉइंट में, तो आपको ग्राफ जो है वो इस तरीके से स्टेप के रूप में बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी कारण क्या है, इसे स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन। ठीक है भाई, स्टेप वाइज फंक्शन भी कहलाता है। तो क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो स्टेप के रूप में आता है, ऐसे सीढ़ियों के रूप में आता है। जैसे आप स्टेप आप देखोगे, पहले स्टेप ऐसे कूद कूद के ऊपर जाएं इन स्टेप के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टेप वाइज फंक्शन कहलाता है। क्योंकि इसका ग्राफ से हमें पता चलता है कि इसका ग्राफ जो है वो विभिन्न स्टेप में बंटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस फंक्शन को क्या कह दिया, स्टेप वाइज फंक्शन कह दिया। इसका ग्राफ आप देख चुके हो, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता हुआ और इस तरीके से आपको ये दिख रहा है ग्राफ, नीचे और भी स्टेप आ सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन से फंक्शन का ग्राफ है, GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, इसकी डोमेन और RF यानी इसका परिसर पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो हम इसे साफ करके इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्वेश्चन करते वक्त आपको काम आएंगी, तो वो आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अब हम GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे अप्लाई होता है और वो आपको देखना है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इसकी वैल्यू जो है वो आपको ध्यान रहे कि x से छोटी होती है या उसके बराबर हो सकती है। बराबर कैसे हो सकती है, यदि आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो हमारे पास क्या है, इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। तो 0 के बराबर यानी 0 पुट करते 0 के बराबर हो सकती है, ये आपको पता है। या फिर यहाँ पे कोई भी इंटीजर आ जाए, 2 आए, 3 आए, -3 आए, तो आपको क्या है, आउटपुट में वही नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यदि ये 2 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे -3 आ रहा है, तो मैंने बताया ये -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि ये क्या है, इसके अलावा कोई और वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए 1.4 आ गया, 1.4, तो x की जगह 1.4 आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारे पास 1 आया, ये जो हमने x माना था, ये हमारे पास x था। ठीक है, तो इसका क्या है, हमने क्या किया, इसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पे अप्लाई किया 1.4 पे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 आया। ठीक है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, इस x से छोटा होगा। ये आप देखो, ये जो इसका जो रिजल्ट आया, ये जो 1 आया, ये क्या है, इस 1.4 से छोटा है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जो हमने 1.4 यहाँ पे लिखा इस इंटीजर फंक्शन के अंदर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास आउटपुट में हमें क्या मिला, 1। और 1 जो है, हमें पता है कि 1.4 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ये वैल्यू जो है, इसका जो मान है वो छोटा आएगा। किससे, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है 1.4 से छोटा आने वाला है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसका मीनिंग ये होता है, ये हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखोगे। अब इसकी जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 7 लिखा हुआ है, तो 7 से छोटे आप सारे ही क्या है, इंटीजर लिखिए आप। तो 7 एक है, तो 7 से छोटे उसके बाद आएंगे 6, 5 और 4, 3 और 2। ठीक है, तो आप देखोगे, और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -2 ले लेते हैं। तो -2 और -2 आएगा यहाँ पे, उसके बाद -1 आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी छोटे लिखने थे। ठीक है, तो छोटे पूर्णांक यहाँ पे लिखने हैं। तो -2 और -3, -4, -5 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, इससे छोटे पूर्णांक लिखने थे, तो वो छोटे लिखने हैं। हमें यहाँ पे क्या, छोटे पूर्णांक लेकर के चलना है। यहाँ पे भी हमने छोटे पूर्णांक लिखे। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, मान लीजिए 9.1 मैंने लिख दिया, तो इससे छोटे पूर्णांक क्या है, 9, 8, 7, 6 और डैश डैश। ठीक है, ये सारे क्या है, इससे छोटे पूर्णांक। अच्छा, इसका जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम क्यों पड़ा, तो आप देखिएगा, ये क्या है, ये फंक्शन जब 7 पे ये फंक्शन अप्लाई होता है, तो ये इससे छोटे सारे पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक के बराबर वैल्यू देता है।
आप देखिए ये सबसे क्या है, इसमें से क्या है, आपको देखना है कि ये सारे पूर्णांक क्या है, इससे छोटे हैं या उसके बराबर हैं। तो ये क्या है, जो पूर्णांक यहाँ पे आउटपुट में हमें आएंगे तो वो हमें आउटपुट वो देगा जो इन सब में से बड़ा होगा। तो इन सब में से 7 बड़ा है तो इसलिए हमारे पास इसका रिजल्ट 7 आएगा। इसमें से देखते हैं, इसमें से जो हमसे सबसे बड़ा है वो कितना है, -2 है, तो इसकी आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा। 9.1 में देखोगे 9, 8, 7 ये आ रहे हैं, तो इन सब में बड़ा पूर्णांक, ग्रेटेस्ट पूर्णांक कौन सा है, 9 है, तो हमारे पास क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा। इसलिए इसको हम महत्व पूर्णांक फलन कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, दूसरी बात में आप ध्यान रखोगे कि यदि हमारे पास यहाँ पे ये x लिखा हुआ है और इसके ऊपर हमने क्या है, फिर से इसका हमने क्या है, फिर से इस पे फंक्शन अप्लाई किया और एक बार और हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो इसकी जो वैल्यू है, ये चाहे आप इसका एक बार इस पे फंक्शन अप्लाई करो, चाहे इस पे बार बार करते रहो, एक ही चीज पे, जैसे यहाँ पे एक ही हमारे पास कोई वैल्यू लिखी हुई है, उस पे हमने क्या बार बार यदि ये फंक्शन अप्लाई किया है तो भी हमारे पास उसका रिजल्ट जो है वो, चाहे तो आप एक ही बार उस पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो लगा दोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक ही बात है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 7.2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा भाई, 7.2 का 7 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर 7.2 के ऊपर ये मैंने फिर से एक लगा दिया, फिर से एक क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया और फिर से लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो पहले वाला है, ये जो पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमें कितनी वैल्यू देगा, 7, तो ये वाला हट जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 7, यानी ये जो वैल्यू है ये हमें कितनी वैल्यू दे देगा, 7। और मैंने आपको बताया है कि यदि इसके अंदर कोई इंटीजर आ जाए, यदि इस मापांक के अंदर कोई इंटीजर आ जाए, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू आपको 2 ही मिलेगी, यदि 7 आ रहा है तो 7 ही मिलेगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे भी 7 आ गया, तो यहाँ पे 7 आते ही आपको जो बाकी के इंटीजर फंक्शन है, ये इंटीजर को तो कोई चेंज ही नहीं करता, बाकी के फंक्शन कितने भी आप लगाते रहो, तो यदि ये एक बार इंटीजर बन गया तो बाहर ये इंटीजर ही भेजेगा। अब आप कितने ही बार चाहे आप इसके ऊपर क्या है ये फंक्शन अप्लाई करते रहो, कितनी बार करते रहो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फंक्शन एक काम करेगा वही तो दूसरा करेगा, और दूसरा क्या करेगा, इसे इंटीजर बनाना चाहेगा, लेकिन ये तो पहले से इंटीजर बन गया एक ही बार में, तो फिर क्या है, वापस हमें क्या है, इसका भी आउटपुट कितना मिलेगा, भी 7 मिलेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। तो एक बार आप फंक्शन अप्लाई कर दीजिए, चाहे उस पर बार बार करते रहिए, बात एक ही है। तो ये इस चीज के बराबर मैंने लिख दिया। उस तीसरी प्रॉपर्टीज देखिए आप इसकी, तीसरी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है कि यदि x के साथ कोई इंटीजर आ रहा है, x के साथ प्लस में यदि कोई इंटीजर लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसका यदि ये इंटीजर नहीं है, x मान लीजिए इंटीजर नहीं है और i इंटीजर लिखा हुआ आ रहा है, तो i को मैं बाहर भी निकाल सकता हूं, उस इंटीजर को बाहर भी निकाल सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये लिखा हुआ है 7.4 मान लेते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए, इसको थोड़ा इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास है 7.4 और प्लस का 1, ठीक है, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखोगे पहले आप जोड़ के वैल्यू निकालो, तो ये कितना बनेगा, 8.4 बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। समझ पा रहे हो आप बात, पहले इसको हमने जोड़ करके अप्लाई किया तो 8.4 बना, इसकी वैल्यू 8 आई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो ये क्या कहेगा, 7.4 को आप अलग करो, और यदि कोई इसके अंदर इंटीजर आ रहा है तो उसको आप वैसे ही अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे इस पे ये फंक्शन अप्लाई होगा तो ये कितना वैल्यू देगा, 7, और ये 1 जो है इसके साथ ऐड होकर ये भी रिजल्ट कितना देगा, 8। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यदि हमारे पास कोई नॉन इंटीजर नंबर है, उसके साथ यदि कोई इंटीजर नंबर आ रहा है, तो इंटीजर नंबर को हम सीधे ही बाहर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 को सीधे ही बाहर लिख दिया, ये 1 आ रहा था, तो इस 1 को हमने सीधे ही बाहर लिखा, तो भी हमारे पास रिजल्ट वही आया, 8 आया, ठीक है। तो चाहे आप जोड़ के करना चाहो तो जोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर को हम क्या है, सीधे ही बाहर भेज सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो फंक्शन है वो अकेले क्या है, x के ऊपर अप्लाई हो जाएगा जो नॉन इंटीजर है। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। चलिए भाई अब इसकी चौथी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। तो चौथी प्रॉपर्टीज में क्या है कि आपको यहाँ पे यदि इस तरह की वैल्यू मिले कि x के ऊपर ये फंक्शन लगा रखा है और प्लस लगा के ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
माइनस एक्स के साथ है, तो इसकी हमें दो वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं। कितनी वैल्यूज़? दो वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं। एक क्या है, हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल सकती है, एक क्या है, हमें इसकी केवल और केवल दो ही वैल्यू मिलेंगी, या तो -1 मिल सकता है या फिर 0 मिल सकता है। तो आप देखिए, यदि हमारे पास x और -x का हमने -x के साथ क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई किया है, तो हमें दो ही वैल्यू मिलनी है, दो के अलावा और कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, या तो -1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। -1 कब मिलेगा? जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास x जो है वो इंटीजर ना हो, जब x जो है वो इंटीजर ना हो। और 0 कब मिलेगा? जब x जो है वो इंटीजर हो, जब x जो है वो एक इंटीजर हो तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 0 मिलेगा। इंटीजर नहीं है तो हमें क्या मिलेगा? -1 इसका रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए आप कैसे, ये कैसे हुआ, तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम नॉन इंटीजर वाली कंडीशन लेके चलते हैं। तो मान लीजिए x की वैल्यू 2.4 है, ये नॉन इंटीजर है, और प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस का 2.4 है। इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से रिजल्ट 2 आएगा, प्लस अब यहाँ पे आप देखो तो ये -2 से जस्ट छोटा, यहाँ पे हमने जस्ट छोटा 2 लिया, तो यहाँ पे जस्ट छोटा कितना हो जाएगा? -3। तो इन दोनों को आप जोड़ के देखोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बताया था कि यदि इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं है तो -1 हमें रिजल्ट मिलेगा, तो -1 यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद यदि इंटीजर हो तो आपको पता है जैसे यहाँ पे 2 है और फिर प्लस और यहाँ पे -2 ले लेते हैं, तो आप देखोगे ये पहले वाला 2 आएगा, और ये भी इंटीजर है तो ये प्लस और ये -2 आएगा, तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा? 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि इसमें क्या है x जो है वो इंटीजर नहीं है, तब तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो -1 आएगा, यदि इंटीजर है तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सिर्फ इतना ही है। बाकी इसके क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान होना चाहिए, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हम सब क्वेश्चनों में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार फंक्शन जो है कंप्लीट हम फंक्शन पढ़ लेते हैं, कोई 2-4 फंक्शन हमारे पास और बचे हैं, उनको भी पढ़ के और फिर हम देखेंगे इसके क्वेश्चन कैसे हम करते हैं। तो तब तक यदि आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम कोई और फंक्शन के साथ मिलेंगे जिसमें हम उस फंक्शन की नोटेशन, डोमेन, परिसर वगैरह, रेंज वगैरह, और उसके बाद क्या है उसका ग्राफ भी देखते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।